हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। हम लोग ने कल के वीडियो में रिलेटिव डेटिंग मेथड सारे पढ़ लिए थे और अब हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड को। सो आइए देखते हैं। सो एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट एज ऑफ एनी स्पेसिमेन यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ स्पेसिफिक प्रिंसिपल। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है उसका यूज़ हम लोग करते हैं जब हमें किसी स्पेसिमेन का एग्जैक्ट एज पता करनी होती है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं। सो एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड का यूज़ करके हम किसी भी स्पेसिमेन का, किसी भी आर्टिफैक्ट का अगर बोन है तो उसकी एग्जैक्ट एज हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी वजह से एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड को क्रोनोमेट्रिक मेथड या फिर इसको कैलेंडर डेटिंग भी कहते हैं। कैलेंडर डेटिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि कैलेंडर डेटिंग किसका दूसरा नाम है ऑल्सो, तो एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड इज ऑल्सो नोन एज कैलेंडर डेटिंग या फिर क्रोनोमेट्रिक डेटिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। सो जो पहला टाइप है वो है कार्बन डेटिंग। सो आइए देखते हैं। सो कार्बन डेटिंग जो है इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था, इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर विलार्ड लिबी ने 1949 में। और इनके साथ एक जन का नाम और जो आता है, जो आपको पता होना चाहिए, वो है J.R. अर्नोल्ड का। सो ये पूछा गया है एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी आया है कि कार्बन डेटिंग मेथड किसने दिया है। तो लीबे का नाम अगर आता है या फिर अर्नोल्ड का नाम आता है या फिर दोनों का एक साथ नाम आता है, इन दोनों लोगों का, सो आपको वही टिक करना है, ठीक है। यहाँ पर रेडियो होना चाहिए, सॉरी। सो इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था किसने, डॉक्टर विलार्ड लिबे और J.R. अर्नोल्ड ने 1949 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखने को मैं बहुत कुछ लिख सकती थी, कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में बहुत लंबा लिख सकती थी, लेकिन यहाँ पर लिखने से ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। तो आइए समझते हैं इसमें कि कार्बन डेटिंग मेथड में एग्जैक्टली हम लोग करते क्या है। देखिए ये मेथड जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और उनकी रेट ऑफ डीके को, ठीक है, किसी भी जो भी हमारा स्पेसिमेन है उसमें हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और उनके रेट ऑफ डीके के थ्रू हम लोग एज डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितना पुराना है या फिर किस टाइम का है, ठीक है। सो अब इसको और हम लोग और डीप में जाके समझते हैं कि कार्बन डेटिंग मेथड में एग्जैक्टली होता क्या है। सो देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो कार्बन है इससे हम लोग यही सारा मतलब इसी का मेन रोल है, ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग में। सो आपने अगर उसमें केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ आइसोटोप्स एंड आइसोबास, तो जो कार्बन है आपको पता होगा कि कार्बन के कई आइसोटोप्स है, ठीक है, कार्बन आइसोटोप्स। और कार्बन का एक आइसोटोप है जो है कार्बन 14 C14, ठीक है। ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाईली रेडियो एक्टिव होता है नेचर में, रेडियो एक्टिव होता है नेचर में, ठीक है। कार्बन 14 जो है वो नेचर में क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जितने भी देखिए अब एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ठीक है, और मान लीजिए कोई एनिमल है, ठीक। अब वो क्या हुआ कि हम लोग देखिए जब भी CO2 क्या करते हैं, CO2 निकालते हैं और क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। प्लांट इसका अपोजिट करता है। हम लोग किसी ना किसी तरीके से CO2 को क्या करते हैं, अपने अंदर इनटेक करते हैं, वेदर खाने के थ्रू या फिर ब्रीदिंग के थ्रू, किसी भी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। जब क्या होता है, जब कोई भी प्लांट या फिर एनिमल की डेथ होती है, सो इसके बाद क्या होता है कि कार्बन 14 जो है उनके वुड में या फिर बोन में जो होते हैं वो क्या होता है, उसकी डीके की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कार्बन 14 जो है वो प्लांट होगा तो जो उसकी वुड होगी, और एनिमल जो होगा उसकी बोन जो होगी, उसकी जो बोन होगी। सो यहाँ से क्या होगा कि कार्बन 14 जो है उसका डीके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमाउंट ऑफ कार्बन 14 है वो क्या होगा, टाइम के हिसाब से धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो कार्बन 14 है धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अमाउंट ऑफ स्टेबल कार्बन है, मतलब कार्बन जिसको C12 बोला जा रहा है, जो स्टेबल है वो क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक। ये सेम है। और ये जो है कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिवली अनस्टेबल है वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से कम होता जा रहा है, ठीक है। सो जो अमाउंट ऑफ कार्बन और कार्बन 14 मतलब कार्बन 12 या फिर कार्बन 14 जो है किसी भी पीस ऑफ बोन या फिर वुड में हम उसको क्या करते हैं, ये जो कार्बन 14, 12 और 14 का, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम रेशियो देखते हैं, ठीक है। सो रेशियो ऑफ स्टेबल कार्बन टू द रेशियो ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन, ठीक है। उसकी डीके की प्रोसेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं
ठीक है। सो ठीक, तो इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये जो पार्टिकुलर प्लांट है या फिर एनिमल है, इसकी डेथ जो है वो कितने टाइम पहले हुई थी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि कोई भी पास्ट में कोई भी एनिमल हंट किया गया है या फिर कोई ट्री किसी आर्कियोलॉजिकल साइट पे कट की गई है, सो उसमें जो ये इनका रेशियो है कार्बन 12 का और कार्बन 14 का, ठीक, जो कि ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है, इसके रेशियो से हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि पार्टिकुलर प्लांट या फिर एनिमल किसी जो है वो कितने टाइम पहले उसकी डेथ हुई थी। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में सो इस रेशियो से हम लोग पता करते हैं। और एक चीज़ क्या होती है इसमें कि ये जो कार्बन 12 है, जिसको मैंने कहा कि ये स्टेबल कार्बन है, क्योंकि देखिए जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी तो वो C14 तो कहीं से लेगा नहीं, उसको C14 मतलब ये जो रेडियो एक्टिव कार्बन है ये तो कहीं से मिलेगा नहीं। ठीक है, सो टाइम के हिसाब से ये जो C14 है ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, C12 में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ये माना जाता है कि जो C14 है ये डिकम्पोज होता है C12 में एक कांस्टेंट रेट के साथ एवरी 5568 ईयर हाफ। ठीक है, ईयर्स में जो क्या होता है कि हाफ ऑफ जो गिवन अमाउंट ऑफ C14 है वो कन्वर्ट हो जाता है C12 में। ओके, 1 सेकेंड, क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि C14 तो अब जो जानवर या फिर जो प्लांट मर चुका है अब वो C14 तो लेगा नहीं, मतलब और टाइम के हिसाब से जो C14 है वो C12 में क्या होता है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये माना जाता है कि हर जो है 5568 ईयर्स पे जो है वो C14 जो है वो किस में बदल जाता है, C12 बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, सो इसको इस रेशियो को हम लोग कंपेयर करके ये पता करते हैं कि ये पार्टिकुलर जो प्लांट है या फिर एनिमल की बोन है ये कितनी पुरानी होगी। ठीक है, सो आई होप अब आपको रेडियो कार्बन डेटिंग समझ में आ गई होगी। चलिए अब सो देखिए यहाँ पर मैंने जो हाफ लाइफ कैलकुलेशन करने की जो ये फार्मूला लिख रखा है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि रेडियो कार्बन डेटिंग में हाफ लाइफ कितनी होती है। सो आप इसको एकदम अपने दिमाग में एकदम रख लें और इसको याद कर लें। ठीक है, टी हाफ, सो टी हाफ इज इक्वल टू ये वैल्यू होती है 0.693 अपॉन लेमडा। यहाँ पर लेमडा की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद फिर हमें टी हाफ की वैल्यू पता हो जाएगी 5.73 × 10⁻³ ईयर्स। ठीक है, इतने ईयर्स में जो C12 होता है C14 जो कि रेडियो एक्टिव कार्बन है वो C12 पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, सो इस तरीके से हम लोग किसी भी बोन या फिर वुड का क्या निकाल सकते हैं, कितनी पुरानी ये है रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन या फिर पोटेशियम ऑर्गन। के अगर आपको पता होगा, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो के क्या है, पोटेशियम है। ठीक है, सो ऑर्गन और पोटेशियम ऑर्गन का यूज़ कब किया जाता है, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गन गैस इन वॉल्केनिक प्राइमरी रॉक कैन बी मेजर्ड टू फिगर आउट हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन सिंस द रॉक इज क्रिस्टलाइज। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्गन या फिर पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग में क्या करते हैं, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर। देखिए जो ये पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग मेथड है, इसका यूज़ सबसे पहले तो हम लोग कहाँ कर सकते हैं, केवल रॉक या फिर वॉल्केनिक ऐश सैंपल्स में कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो इसका ये जो आप इसको डिमेरिट कह लीजिए या फिर मेरिट कह लीजिए कि इसका यूज़ केवल हम लोग रॉक या फिर वॉल्केनिक ऐश सैंपल्स अगर हमें कुछ मिलते हैं तो वहीं पर हम यूज़ करते हैं बिकॉज, और ये भी सेम रेडियो कार्बन डेटिंग की तरह ही इसका भी वही सेम प्रिंसिपल है कि जो K40 है, ठीक है, K40 है, पोटेशियम 40 जो है ये क्या है, ये कॉन्स्टेंटली डिके होता रहता है, समय के साथ ये डिके होता रहता है किसमें, ऑर्गन में। ठीक है, गैस जो कि ऑर्गन क्या है, गैस है, इसमें हमेशा क्या होता रहता है, डिके होता रहता है ये टाइम के हिसाब से। और जो इसकी हाफ लाइफ है डिसइंटीग्रेशन की फ्रॉम K40 टू ऑर्गन में, ये लगभग कितनी होती है, 1.3 मिलियन ईयर्स होती है। ठीक है, सो 1.3 मिलियन ईयर्स में ये लगभग इसकी हाफ लाइफ होती है। K40 की इसमें ऑर्गन गैस में जो है वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सिंस ऑर्गन क्या है, एक गैस है, तो इस वजह से ये इस्केप कर जाता है। जब भी ये मॉल्टन फॉर्म में होगा, जब भी ये गर्म होगा, तो ये गैस जब कोई भी चीज़ गर्म की जाएगी तो वो ये क्या होगी कि ये गैस वहाँ से इस्केप कर जाएगी। ठीक, इस्केप कर जाएगी। लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई रॉक है, ठीक,
अब उसमें क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और वो फिर किस फॉर्म में हो गया, लावा। जैसे ही लावा के फॉर्म में होगा तो वहाँ से गैसेस क्या होंगे, मॉल्टेन स्टेज में है, तो गैस वहाँ से इस्केप करने की कोशिश करेगी, ठीक। लेकिन जैसे ही ये कूल हो जाएगा, लावा ठंडा हो जाएगा, तो ये जो ऑर्गन है ये क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। ये इसमें क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो ट्रैप्ड अमाउंट है इसको हम लोग वॉल्केनिक डिवाइस, जो वॉल्केनिक डिपॉजिट्स हैं वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मेज़र करते हैं, इसको मेज़र करते हैं, ये जो ट्रैप्ड अमाउंट है। और मेज़र करने के बाद हम लोग ये जानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रॉक है ये कितनी पुरानी है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है। सो ये जो मेथड है पोटेशियम और ऑर्गन डेटिंग का, इसका यूज ऑस्ट्रोपेथेसीन के रोबस्ट स्कल को, जो रोबस्ट ऑस्ट्रेलोपेथेसीन था, उसके स्कल को डेट करने के लिए मैरी और लुइस लीके ने इसको उल्डुई गॉज में यूज़ किया था पोटेशियम और ऑर्गन डेटिंग मेथड का, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए। सो इसमें क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया कि जो पोटेशियम है वो क्या है, वो 1.3 मिलियन ईयर्स में जो इसकी हाफ लाइफ है, ये क्या हो सकता है, ये डिसइंटीग्रेट होकर कॉन्स्टेंटली डिके होते रहता है, किसमें, ऑर्गन गैस में। ऑर्गन एक गैस है, जब और ये कोई भी रॉक जिसमें ये ऑर्गन गैस है उसके अंदर स्केप, जो उसके अंदर ट्रैप्ड है, जब उसको लावा फॉर्म में, उसमें वो कोई वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो वो लावा फॉर्म में आता है और वहाँ से ये गैस जो होता है मॉल्टेन स्टेज में जब आती है, मतलब तो वहाँ से ये गैस जो होती है स्केप करने की कोशिश करती है, और जैसे ही ये ठंडा हो जाता है तो वो गैस उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, और उसको हम लोग मेज़र करके ये पता करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो रॉक है वो कितनी पुरानी है, ठीक। सो इसका यूज़ जैसे मैंने आपको बताया कि रॉक या फिर कोई वॉल्केनिक ऐश है, ठीक है। ऐश मतलब जो राख होती है, उसमें हम लोग उसको हम लोग डेट करने के लिए पता कर सकते हैं। और इसका यूज़ मैंने आपको बता दिया कि इसका यूज़ किसने किया था, मैरी और लुइस लीके ने रोबस्ट ऑस्ट्रेलोपेथेसीन के स्कल को जो है ओल्डोई गाज ईस्ट अफ्रीका में उसको डेट करने के लिए ऑर्गन पोटेशियम डेटिंग का यूज़ किया था। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। सो नेक्स्ट जो हम लोग डेटिंग मेथड देखेंगे वो है फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड, ठीक है। सो फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड क्या है, आइए देखते हैं। दिस डेटिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट यूरेनियम एटम डिके बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल, ओके, which causes fission track damage on the surface of the material. If the total amount of uranium present in the sample and the density of the track can be counted, the ratio between the two gives the age of the sample. देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फिजन ट्रैक टेक्निक में इसमें क्या करते हैं कि जो भी इसका मेन यूज़ क्या है कि ये माना जाता है कि कोई भी इसमें सबसे पहली बात तो देखिए, जिस चीज़ को हम लोग डेट करेंगे वो हमेशा क्या होगी, ग्लासी, ठीक। ग्लासी सरफेस जो होगा वहीं पर इस फिजन ट्रैक डेटिंग का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए कि माना जाता है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, कि यूरेनियम एटम जो है जब वो डिके होता है तो वो इमिट करता है अल्फा पार्टिकल को, जिस वजह से जो भी ये सरफेस है, जैसे मान लीजिए ग्लासी सरफेस है, इसमें फिजन ट्रैक डैमेज हो जाएगा, ठीक। और उस सरफेस के मटेरियल का फिजन ट्रैक डैमेज उसमें होगा। सो हम लोग अगर यूरेनियम कितना प्रेजेंट है इस पार्टिकुलर सरफेस में, कितना यूरेनियम है, और जो डेंसिटी है जो ट्रैक की, जो ये फिजन ट्रैक बना उसकी जो डेंसिटी है, अगर हम उसको काउंट करके उन दोनों का रेशियो अगर हम लोग पता कर लें तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हाउ ओल्ड दिस सैंपल इज, ठीक है। ये सैंपल कितना पुराना है हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो एक चीज़ जो इसके साथ भी वही सेम चीज़ है कि इसका यूज़ हम लोग केवल ग्लासी सरफेसेस के लिए, वॉल्केनिक ऐश, इम्पाक ग्लास या फिर नेचुरल क्लाइनस, इन सब में ही केवल हम फिजन ट्रैक डेटिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। सो इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया, सो जो डेंसिटी है ट्रैक की वो डिपेंड करेगी कि उसके अंदर कितना ज़्यादा यूरेनियम है, ठीक है। ये जो ट्रैक की डेंसिटी है, जिसको हम लोग डेंसिटी और यूरेनियम कितना उसको जो हम लोग रेशियो की बात कर रहे हैं, सो ये जो डेंसिटी है वो डिपेंड करेगी कि उस पार्टिकुलर सरफेस में कितना ज़्यादा उसने यूरेनियम एब्जॉर्ब किया है और उसमें कितना फिजन ट्रैक डैमेज हुआ है, ठीक है। सो जब हम उसको काउंट करते हैं, काउंट करके हम लोग सैंपल रेशियो निकाल के सैंपल का एज बता सकते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिजन ट्रैक टेक्निक डेटिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि
जो भी सरफेस है उस पर हम लोग देखते हैं कि यूरेनियम डिके होता है क्या करके, अल्फा पार्टिकल। जब वो अल्फा पार्टिकल को डिके करते वक्त जब डिके होता रहता है यूरेनियम तो एमिट करता है ये अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल के एमिट होने की वजह से जो पार्टिकुलर सरफेस है उसमें फिजन ट्रैक डैमेज हो जाता है। सो हम जब इस दोनों का रेशियो देखते हैं फिजन ट्रैक डैमेज का टू द यूरेनियम एब्जॉर्ब्ड, इसके थ्रू हम लोग एज डिटरमाइन कर सकते हैं उस किसका, ग्लासी सरफेस का। इसका ज़्यादातर यूज़ किस में होता है, ग्लासी सरफेस में होता है। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज इसमें थोड़ा साइंस है और मैं इसीलिए वजह से एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मैं और फिर से जिस भी आपको डेटिंग मेथड में दिक्कत हुई होगी मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है थर्मोल्यूमिनेसेंस। देखिए इसमें दो है, एक थर्मोल्यूमिनेसेंस है और एक है OSL मतलब ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड लुमिनेसेंस। ठीक है, सो दोनों को हम लोग समझते हैं। देखिए इसका यूज़, पहली बात तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जितनी भी मेथड्स हैं एब्सोल्यूट डेटिंग का आप इसको हर जगह नहीं यूज़ कर सकते। पर्टिकुलर सरफेस है, जैसे इसका यूज़ थर्मोल्यूमिनेसेंस का हम लोग सिरामिक्स के जो चीज़ें हैं उनमें ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसको किसने डेवलप किया था, एम एटकिन ने इन द ईयर 1960 में। इसमें क्या होता है, इट कैन बी यूटिलाइज टू डेट ऑब्जेक्ट कंटेनिंग क्रिस्टलाइन मटेरियल। वही जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिरेमिक मटेरियल की चीज़ें होती हैं हम लोग उन्हीं को डेट करने के लिए थर्मोल्यूमिनेसेंस का यूज़ करते हैं। अब थर्मोल्यूमिनेसेंस में एग्जैक्टली होता क्या है ये समझते हैं। सो थर्मोल्यूमिनेसेंस में क्या होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसका यूज़ हम लोग केवल सिरामिक वाली चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं को डेट करने के लिए। तो मान लीजिए जैसे कोई क्ले या फिर कोई स्टोन है सिरामिक का। ठीक, अब क्या होता है जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे ये सारे मटेरियल क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। कैसे एनर्जी स्टोर करते हैं, बाय ट्रैपिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेते हैं हीट करने पे और क्या इससे क्या होती है, इनके अंदर एनर्जी ये लोग अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है, जब मटेरियल को हीट किया जाता है तो ये एमिट होती है। जब इस पार्टिकुलर मटेरियल को आपने जैसे मैंने बताया कि जब हम किसी भी क्ले या फिर स्टोन की चीज़ों को ये क्या करते हैं, एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करके एनर्जी स्टोर करते हैं। और जब हम इस पार्टिकुलर मटेरियल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पे यही ये एनर्जी निकालते हैं और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, TL ग्लो बोलते हैं, थर्मोल्यूमिनेसेंस ग्लो बोला जाता है। ठीक, लेकिन जब इस पार्टिकुलर मटेरियल को हम लोग ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो कूलिंग पे क्या होता है, जो अल्फा पार्टिकल इसके अंदर होती है वो फिर से क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया, फिर से इसको थोड़ा समझते हैं अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूज़न हुई हो, कि जैसे कोई मान लीजिए क्ले का मटेरियल है, वो क्या करता है, वो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, किस फॉर्म में, ट्रैपिंग कैसे करता है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करके एनर्जी स्टोर रखता है। जब हम इस पार्टिकुलर क्ले को क्या करते हैं, मटेरियल को, जो भी क्ले का मटेरियल उसको हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें से क्या एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लोग TL ग्लो बोलते हैं। ठीक, फिर जब हम उसको कूल करते हैं उस मटेरियल को तो वो क्या करता है, वो अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है क्या, अल्फा पार्टिकल्स को। ठीक, यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सो अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जो ये देखा जाता है कि ये जो पार्टिकुलर मान लीजिए मटेरियल है, ये मान लीजिए 1 सेकेंड, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। हाँ, सो ये जो मान लीजिए पार्टिकुलर सिरेमिक की पॉटरी है। सो ये जो पार्टिकुलर मटेरियल है, इसको ये देखा जाता है कि जब हमने इसको रेट जिस पे एनर्जी जो हो रही है इसके अंदर रीअब्जॉर्ब हो रही है, सिंस जब इसको लास्ट टाइम हीट किया गया था उसके बाद किस स्पीड से ये फिर से अल्फा पार्टिकल्स को रीअब्जॉर्ब कर रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो मतलब द रेट जिस पे ये एनर्जी रीअब्जॉर्ब हो रही है लास्ट हीट करने के बाद, उसको क्या किया जाता है, उसको लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि किस स्पीड से ये फिर से इसमें कितना अल्फा पार्टिकल जो है इस सिरेमिक, जो ये सिरेमिक का स्पेसिमेन है, ये कितना वो अल्फा पार्टिकल जो है फिर से रीअब्जॉर्ब कर रहा है। सो वो जो लास्ट हीटिंग के बाद जितना अल्फा पार्टिकल ये रीअब्जॉर्ब करता है उसी को कैलकुलेट करके हम लोग पता करते हैं कि ये सैंपल जो है वो कितना पुराना है। ठीक है, मतलब
ये एस्टिमेट किया जाता है कि द अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल रीएब्जॉर्ब सिंस इट वाज लास्ट हीटेड। ठीक है, जब इसको लास्ट टाइम हीट किया गया था उसके बाद से ये कितने अल्फा पार्टिकल्स को इसने कूल करने के बाद ये रीएब्जॉर्ब कर रहा है, उससे हम लोग पता करते हैं कि पार्टिकुलर सिरेमिक की पॉटरी या फिर जो कुछ भी है ये कितनी पुरानी है। आई होप आपको थर्मोल्यूमिनेसेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे मेथड एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड का, वो है ऑब्सीडियन हाइड्रेशन। ऑब्सीडियन हाइड्रेशन में देखिए क्या होता है। ऑब्सीडियन हाइड्रेशन मेथड जो है यूटिलाइजिंग द मेजरमेंट ऑफ द मॉइस्चर कंज्यूम्ड थ्रू अ न्यू ऑब्सीडियन सरफेस। देखिए अब ये क्या है और ये ऑब्सीडियन सरफेस होता क्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए सो ऑब्सीडियन क्या होता है, सबसे पहले देखिए ऑब्सीडियन ये क्या होता है, एक डार्क वॉल्केनिक ग्लास होती है। ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं, ऑब्सीडियन हाइड्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो इसमें क्या होता है कि मेजरमेंट जो होता है वो एक फिक्स रेट पे होता है। और ये जो ऑब्सीडियन सरफेस है इसमें ये देखा जाता है कि जो फ्रेशली एक्सपोज्ड ऑब्सीडियन सरफेस है ये मॉइस्चर इन्वायरमेंट से किस रेट में मॉइस्चर जो है वो उसको मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, किस रेट में फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, ठीक, रेट ऑफ जो मॉइस्चर जो एब्जॉर्प्शन है वो देखा जाता है ऑब्सीडियन ग्लास में। सो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इन द कोर्स ऑफ मेकिंग द टूल, मतलब टूल जो बनाने का टाइम पीरियड होता है उसमें जो फ्रेशली एक्सपोज सरफेस होती है रॉक की, उसमें देखा जाता है कि ये जो रॉक है इसमें कितना डीपली जो है वो मॉइस्चर जो है वो कितना डीपली मॉइस्चर इसमें पेनेट्रेट हुआ है उस ऑब्सीडियन सरफेस में। और उससे जो रिसर्चर होता है वो उस लेंथ ऑफ टाइम को मेज़र करता है और मेज़र करने के बाद ये बताता है कि कितनी पुरानी, मतलब ये जो ऑब्सीडियन सरफेस है ये कितनी पुरानी है ऑन द बेसिस ऑफ उसमें कितना डीपली मॉइस्चर जो है वो पेनेट्रेट हुआ है। ठीक, सो ये जो मेथड है जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें भी एक तो है कि यहाँ ये ऑब्सीडियन सरफेसेस में ही केवल यूज़ हो पाएगी, और दूसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो लोकल इन्वायरमेंट का मतलब कंडीशंस है लाइक टेम्परेचर, हाँ, या फिर रेट ऑफ ह्यूमिडिटी, इन सब का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे, कि ये जो पार्टिकुलर सरफेस है इसमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हम यहाँ मॉइस्चर को ही मेज़र कर रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट पड़ता है उसमें टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का। ठीक, सो इन सब चीज़ों को देख कर ही ये जो रेट है, ये जो डेटिंग है वो ये सब चीज़ें ध्यान में रख कर की जाती हैं। ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, सो हाइड्रेशन रेट जो है क्या होती है, मस्ट बी वर्कड आउट ऑफ इंडिपेंडेंटली फॉर ईच एरिया। तो हर एरिया का जो ये रेट जो होता है ये मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन का वो चेंज होता रहता है इसी वजह से, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, बहुत मैटर कर जाता है इस केस में। और एक चीज़, ये मेथड जो है ये काफ़ी चीप मेथड माना जाता है और ईजी भी है इसको यूज़ करना, लेकिन बस इसके साथ एक यही प्रॉब्लम है कि केवल ये वहीं यूज़ होगा जहाँ पर ऑब्सीडियन सरफेसेस होंगी। ठीक है, ऑब्सीडियन मतलब डार्क वॉल्केनिक ग्लास सरफेस होगी, वहीं पर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि पार्टिकुलर जो सरफेस है उसने कितना मॉइस्चर उसके अंदर डीपली पेनिट्रेट हुआ है, और साथ ही साथ ये दिमाग में हमेशा रखना होता है कि उस पर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का कितना इफेक्ट हुआ होगा, तभी हम लोग एक एक्यूरेट डेट बता सकते हैं कि वो पार्टिकुलर जो सरफेस है वो कितनी पुरानी है। ठीक है, नेक्स्ट जो डेटिंग मेथड है वो है आर्क्योमैग्नेटिक डेटिंग। सो आर्क्योमैग्नेटिक डेटिंग में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दैट मे बी एग्जामिन टू मॉनिटर चेंजेस इन द अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द टाइम। सो अब इसमें देखिए क्या होता है कि आर्क्योमैग्नेटिक डेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग केवल वही मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जिनमें आयरन के मॉलिक्यूल्स हों। ठीक है, आयरन मॉलिक्यूल्स हों, आयरन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग जो भी मटेरियल होगा उसको हम लोग आर्क्योमैग्नेटिक डेटिंग के थ्रू बता सकते हैं कि वो पार्टिकुलर जो सैंपल है या फिर पार्टिकुलर जो भी आपके पास मटेरियल है वो कितना पुराना है। मैग्नेटिक डेटिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखना है कि कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कोई क्ले है, अब इसमें अगर उस आर्क्योमैग्नेटिक डेटिंग करनी है तो उसमें आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होना ज़रूरी है। ठीक, अब ये देखिए नॉर्मल सी बात है, इसका जो प्रिंसिपल है वो ये माना गया है कि कोई भी आयरन मॉलिक्यूल है उसको जब हीट करा जाता है बियॉन्ड सर्टेन टेम्परेचर तो वो क्या करता है, वो अर्थ मैग्नेटिक पोल जो है उसके अकॉर्डिंग जो आयरन मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद को अरेंज कर लेते हैं, मतलब वो खुद को नॉर्थ पोल में अरेंज कर लेते हैं। ठीक,
ठीक है। अब जब आर्कियोलॉजिस्ट कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा सैंपल या फिर कोई भी ऐसा स्पेसिमेन पाते हैं जिसमें आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो उसमें वो ये चीज़ चेक करते हैं कि जब भी इसको पहले के टाइम इसको जब हीट किया गया होगा, सो एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक क्रिटिकल टेम्परेचर जब इसको हीट किया गया होगा, तो इसके जो आयरन के मॉलिक्यूल्स होंगे इन्होंने कहीं ना कहीं खुद को रीअलाइन किया होगा। ठीक है, खुद को रीअलाइन किया होगा, है कि नहीं। अब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि वो एक क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं द अलाइनमेंट मॉलिक्यूल को और मेज़र करते हैं जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस को मेज़र करते हैं बिटवीन दैट अलाइनमेंट, कि वो जो अलाइनमेंट है उसमें एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कितना है, मतलब ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, सॉरी इसको ऐसे दिखाते हैं। सो वो जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है वो को अभी जो प्रेजेंट मैग्नेटिक पोल है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ जो डाइवर्जेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक पोल टुडे, मतलब अभी जो मैग्नेटिक पोल का डायरेक्शन है और जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस हो चुके हैं उस पर्टिकुलर क्ले में या फिर वो जो पर्टिकुलर स्पेसिमेन है उसको कंपेयर करके हम ये पता करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर क्ले की या फिर कोई केलिन है या फिर कोई जैसे सिरामिक की चीज़ है जो आयरन कंटेनिंग है, उसको जो ये पता किया जाता है हाउ लॉन्ग एगो द केलिन ये लास्ट यूज़ किया गया था। वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम में। सो डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो मेथड है डेटिंग का, इसको दिया था किसने, ए डॉगलस ने डेवलप किया था मेथड को। इसमें क्या करते हैं कि इसमें देखिए जो ट्री एनुअल रिंग होती है किसी ट्री की, उसको फिगर आउट किया जाता है एज ट्री की डिटरमाइन करने के लिए। सो जब हम ट्री की एज डिटरमाइन कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि किस पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखिए कि जो वुड और बार्क के बीच में एक कैम्बियम रिंग होती है। ठीक है, ये सबसे बाहर देखिए वुड होता है, अंदर ये वुड है, उसके ऊपर देखिए बार्क बाहर होता है और ये बीच में इसकी कैम्बियम रिंग होती है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसी रिंग होती है और एक एनुअल रिंग जो होती है वो एक स्प्रिंग रिंग और ऑटम रिंग मिलकर प्लांट में एक साल में एक एनुअल रिंग बनती है। तो हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या करते हैं, इसी जो कॉन्सेंट्रिक ये जो रिंग्स होती हैं इसको काउंट करते हैं और काउंट करके ये पता करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो प्लांट है वो कितना वो कितना पुरानी है। ठीक है, सो डेंड्रोक्रोनोलॉजी का इसी वजह से अगर आप कहिए तो इसका बहुत लिमिटेड इसकी एप्लीकेबिलिटी है, बिकॉज इसमें हम लोग केवल ट्री को ही डेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है डेंड्रोक्रोनोलॉजी और इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक स्प्रिंग रिंग और एनुअल रिंग मिलकर स्प्रिंग रिंग और ऑटम रिंग मिलकर एक एनुअल रिंग बनाती है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है वर्ब एनालिसिस। वर्ब एनालिसिस क्या है, इसको पहली बात तो दिया था बोरॉन गेरार्ड डी गिर ने पहली बार डेवलप किया था इस मेथड को। इसमें क्या करते हैं हम लोग वर्ब काउंटिंग करते हैं जिससे हम लोग एज ऑफ सेडिमेंट्री जो लेयर्स हैं उसकी एज को डिटरमाइन कर सके वर्ब को काउंट करके। ठीक, इसमें बेसिकली होता क्या है, ये माना जाता है कि जहाँ पर कभी भी ग्लेशियर जो है वो ग्लेशियर अगर कभी मेल्ट हुआ रहता है तो वहाँ पर एक लेयर बन जाती है, सेडिमेंट की लेयर बन जाती है, लैमिनेटेड लेयर बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, इस लेयर को क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। ठीक है, वर्ब कहा जाता है। अब क्या होता है, हर वर्ब में दो लेयर होती है, एक ऊपर जो होती है ए जो होती है वो थिन ग्रेन्ड लेयर होती है, ऊपर वाली इसको आप ए कह सकते हो, ये थिन ग्रेन्ड लेयर होती है, और जो नीचे इसके एक लेयर होती है वो क्या होती है, बहुत थिक लेयर होती है। ठीक है, ये लेयर आप भी कह सकते हो, ये नीचे की लेयर जो होती है वो थिक लेयर होती है। ठीक, सो इनकी थिकनेस डिपेंड करती है कि उसमें ग्लेशियर की मेल्टिंग कितनी हुई है। ठीक, उस पर डिपेंड करती है। सो जब हम इसकी वर्ब की जब फिजिकल काउंटिंग करते हैं, ठीक, ये जो डार्कस्ट वर्ब होती हैं, जो ये मोटी थिक लेयर होती हैं, जब इनकी हम लोग फिजिकल काउंटिंग करते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि ये पार्टिकुलर लेक या फिर ये पार्टिकुलर जो ग्लेशियर है कितना पुराना है। इस बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर डेटिंग करके बता सकते हैं। ठीक, सो इसका वर्ब एनालिसिस में बेसिकली यही करते हैं कि ग्लेशियर की जो लेयर्स होती हैं, ऊपर थिन लेयर होती है, नीचे थिक लेयर होती है, लेयर्स की हम लोग काउंटिंग करते हैं, फिजिकल काउंटिंग की जाती है और उस काउंटिंग के बेस पे बताया जाता है कि कितना पुराना है ये चीज़। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जो है ये हमारा नेक्स्ट एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है। इसमें क्या होता है, यूज टू डेट स्प्रिंग डिपॉजिट मोलस्क सेल कोरल्स टूथ एनिमल। मतलब इस डेटिंग मेथड को हम लोग क्या डेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग डिपॉजिट्स को, मोलस्क की जो सेल्स होती हैं, उसके बाद फिर कोराल्स को और टूथ इनेमल को, इन सबको डेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक सेंटर इन अ मिनरल, मतलब किसी मिनरल में कितने पैरामैग्नेटिक सेंटर्स बने हैं, दीज सेंटर्स आर और ये कैसे जनरेट होते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से। मतलब अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के कारण किसी भी किसी भी मिनरल में कितने पैरामैग्नेटिक सेंटर्स बने हैं, उस बेसिस पे हम लोग ये पता करते हैं कि ये पार्टिकुलर चीज़ कितनी पुरानी है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस में। थर्ड है एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड में, वो है रेसिमाइजेशन मेथड। देखिए रेसिमाइजेशन मेथड में बेसिकली क्या, इसको एमिनो एसिड डेटिंग भी बहुत लोग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको समझाती हूँ। देखिए हमारी ह्यूमन बॉडी जो है किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बॉडी बिल्डिंग कंपाउंड है प्रोटीन ना। प्रोटीन किसका बना होता है, एमिनो एसिड्स का बना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमारे जो ह्यूमन्स के बोन हैं उनमें भी क्या पाई जाएगी, एमिनो एसिड्स पाए जाएंगे, ठीक। सो हमारी बॉडी में कुछ एमिनो एसिड्स, देखिए जब इसमें एमिनो एसिड रेसिमाइजेशन मेथड में बेसिकली क्या किया जाता है कि इनमें जब पोलराइज लाइट की बम्बार्डमेंट की जाती है तो इसके बाद कुछ जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर जाते हैं, कुछ अमीनो एसिड राइट की तरफ रोटेट कर जाते हैं। जो अमीनो एसिड लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं उनको कहा जाता है, जो अमीनो एसिड लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं उनको कहा जाता है एल आइसोमर्स, और जो राइट की तरफ करते हैं उनको डी आइसोमर्स कहा जाता है, ठीक। अब होता क्या है कि जब ह्यूमन बॉडी अलाइव होती है, जिंदा होती है, तो उसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एल आइसोमर्स होते हैं, ठीक। लेकिन जब ह्यूमन की डेथ हो जाती है तो उसमें जो उसके बोन्स में या फिर जो बॉडी में जो अमीनो एसिड होते हैं वो स्लोली वो किस में होते हैं, चेंज होने लगते हैं, रोटेट होने लगते हैं डी आइसोमर्स की फॉर्म में, ठीक। सो रेसिमाइजेशन मेथड में बेसिकली इसी को कहते हैं, जो फेनोमिना है ऑफ एल आइसोमर्स का डी आइसोमर्स में बदल जाना, इसी को रेसिमाइजेशन बोलते हैं। सो हमारी ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जैसे एस्पार्टिक एसिड। सो ये जो एस्पार्टिक एसिड है इसका जो रेसिमाइजेशन का टाइम पीरियड है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि माना जाता है कि इसका जो रेसिमाइजेशन का टाइम पीरियड हो 5000 से लेके 1 लाख ईयर के बीच में होता है, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो बोन्स हमें मिलती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो डी आइसोमर्स हैं उसमें एस्पार्टिक एसिड का डी आइसोमर हम लोग चेक करते हैं और उसकी डेट एस्टिमेट करते हैं, बिकॉज हमें एस्पार्टिक एसिड का पता है कि ये इतना टाइम लेता है 5000 से लेकर 1 लाख तक। तो एस्पार्टिक एसिड के डी आइसोमर्स को उसमें चेक किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, और उस बेसिस पे उस बोन की जो है डेट को हम लोग एस्टिमेट करते हैं, पता करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो बोन है वो कितनी पुरानी होगी, ठीक। एक चीज़ जो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एस्पार्टिक एसिड या फिर और डिफरेंट अलग अलग एसिड्स का देखा जाता होगा कि उसका डी आइसोमर कितने टाइम पीरियड में बना है, उस बेसिस पे पता की जाती होगी कि पार्टिकुलर बोन जो है वो कितनी पुरानी है। लेकिन एक चीज़ जो और इसमें जानने की ज़रूरत है कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो रेसिमाइजेशन की प्रोसेस में जाते हैं, मतलब वो उनमें जो होता है चेंज होता है, मतलब वो एल आइसोमर्स से डी आइसोमर्स की तरफ उसमें चेंज देखने को मिलता है, एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ये आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए पूछ लिया गया कि जो ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो कि रेसिमाइजेशन की प्रोसेस में नहीं पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, ठीक। और एक चीज़ जो जानने की ज़रूरत है वो ये है कि जो ये डी अमीनो एसिड है, डी आइसोमर्स है, ये इंक्रीज़ होता रहता है, इसका प्रपोर्शन इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। सो ये चीज़ हमें इसमें रेसिमाइजेशन प्रोसेस में बेसिकली यही पूरी प्रोसेस होती है कि कैसे जो एल आइसोमर है वो डी आइसोमर्स में कितने टाइम पीरियड में मतलब चेंज हुआ है, उस पार्टिकुलर अमीनो एसिड का डी आइसोमर देखा जाता है और उस बेसिस पे बताया जाता है कि पार्टिकुलर बोन जो है वो कितनी पुरानी है, ठीक है। मैनी प्री हिस्टोरिक बोन्स आर नाउ बीइंग सब्जेक्टेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डी आइसोमर ऑफ एस्पार्टिक एसिड बेसिकली इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द एज। तो एस्पार्टिक एसिड का डी आइसोमर हम लोग पता करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए पार्टिकुलर बोन कितनी पुरानी है, ठीक। मैंने सारे जितने भी इम्पोर्टेंट
एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है वो सारे कवर कर दिए हैं। अगर आपको किसी में भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें और क्वेश्चन PYQ लगाएं जितना ज़्यादा से हो सके, इससे रिलेटेड आप PYQ सॉल्व करें। देखिए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही PYQ सॉल्व करते वक्त, क्योंकि मैंने रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों डेटिंग मेथड पढ़ा दिए हैं। सो अगर आपने अभी तक रिलेटिव का वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल पे ज़रूर चेक करें और फिर PYQ अटेम्प्ट करें। अगर PYQ लगाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे भेजें, मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर भेजूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।